एपिसोड 2 में हमने देखा कि इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज्यादा होने के बावजूद भी सिर्फ 2 से 3% लोग ही क्यों इनकम टैक्स देते हैं और बाकी के 97 to 98% लोग ऐसा क्या काम करते हैं कि वो इनकम टैक्स से बचे हुए हैं। और हमने देखा था कि टैक्स भरने के टाइम पे एक बिजनेस ओनर कैसे अपने टैक्सेस को बचा सकता है, बट एक एम्प्लॉय के पास ऐसे कोई ऑप्शंस नहीं होते टैक्स बचाने के लिए। आज के एपिसोड 3 में हम समझेंगे कि जो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं वो अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए शेल कंपनी और ट्रस्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये शेल कंपनी होती क्या है। शेल कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसका खुद का कोई बिजनेस नहीं होता, ना ही कोई एम्प्लॉय, ना ही कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज। ये सिर्फ कागजों पे एग्जिस्ट करती है। सम टाइम बिजनेस ओनर इसका इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे इनलीगल एक्टिविटीज के लिए, टैक्स बचाने के लिए। मान लो कि एक बिजनेसमैन है जिसकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसने साल भर में 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। उसमें से वो 5 करोड़ रुपए अपनी ही बनाई हुई शेल कंपनी को एज अ कंसल्टिंग फीस दे सकता है। अब इसके पास सिर्फ 5 करोड़ रुपए प्रॉफिट बचे हैं। पहले इसके पास 10 करोड़ का प्रॉफिट था, अब इसके पास सिर्फ 5 करोड़ का प्रॉफिट बचा हुआ है। प्रॉफिट जितना कम होगा टैक्स उतना ही कम देना पड़ेगा। दूसरा, ब्लैक मनी को व्हाइट करना। समझ लो एक बिजनेस ओनर के पास 10 करोड़ का कैश है, वो इसके सोर्स को रिवील नहीं करना चाहता। वो शेल कंपनी का इस्तेमाल कर सकता है फेक इनवॉइसेस जनरेट करने के लिए, फेक सेल्स दिखाने के लिए, और वो शेल कंपनी उस इनकम को एज अ बिजनेस इनकम दिखा सकती है। नंबर 3, असली ओनरशिप को छुपाने के लिए। मान लो एक बिजनेसमैन है जो नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि उसकी कितनी प्रॉपर्टीज है, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज को शेल कंपनी के नाम पे खरीद सकता है, क्योंकि पब्लिक रिकॉर्ड में उस कंपनी का नाम आता है, उस ओनर का नहीं। ओनर अपने आप को एनोनिमस रखता है। नंबर 4, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। पैसों का एक शेल कंपनी से दूसरी शेल कंपनी में, दूसरी शेल कंपनी से तीसरी शेल कंपनी में सेंड किया जाता है, और ऐसे करते करते पैसों को देश के बाहर भेज दिया जाता है किसी फॉरेन बैंक अकाउंट में। इतने ज्यादा लेयर्स बन जाते हैं कि पैसों का ओरिजिनल सोर्स पता कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नंबर 5, अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बिजनेसमैन के ऊपर केस चल रहा है, वो अपने एसेट्स को किसी शेल कंपनी पर ट्रांसफर कर सकता है ताकि उसकी ओनरशिप वहां से हट जाए। अभी तक जो भी मैंने बताया वो तो सिर्फ गिनी चुनी चीजें हैं। शेल कंपनी का इस्तेमाल और भी बहुत सारी इनलीगल एक्टिविटीज के लिए किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट की। बहुत सारे वेल्दी मिलीनियर्स एंड बिलीनियर्स चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते हैं, एंड द आइडिया इज वेरी सिंपल। अगर डोनेशन देना ही है तो किसी और के चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेट करने से अच्छा है कि आप अपना खुद का ही चैरिटेबल ट्रस्ट बनाओ और उसको डोनेशन दो। बिजनेस आपका, जिससे आपने पैसे कमाया, उन पैसों का कुछ हिस्सा आपने अपने ही चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेशन दिया। ये बिल्कुल वैसे ही आपने एक जेब से पैसा निकाला, दूसरे जेब में डाल लिया और आपको टैक्स बेनिफिट मिल गया। चैरिटी एंड डोनेशन करने से मार्केट में बिजनेस ओनर का नाम एंड रेपुटेशन भी बढ़ता है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू करने के। इसीलिए बहुत सारे मिलीनियर्स एंड बिलीनियर्स अपना चैरिटेबल ट्रस्ट शुरू करते हैं। अमीरों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अपने टैक्स को बचाने के लिए, लेकिन एक मिडिल क्लास एम्प्लॉय के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। वो अपने इनकम पे टैक्स देने के बाद जो पैसे बच जाते हैं, वो उन बचे हुए पैसों को ही खर्च करता है अपनी जिंदगी चलाने के लिए, अपनी छोटी छोटी जरूरतें एंड ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए। इंडियन मिडिल क्लास का सपना बहुत ही सिंपल होता है, एक अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, सोशल सिक्योरिटी हो। चलिए गाड़ी से शुरू करते हैं। इंडिया की बहुत ही पॉपुलर एसयूवी है फॉर्च्यूनर। इसकी ऑन रोड प्राइस है लगभग 50 से 60 लाख के आसपास। एक आम आदमी को 50 से 60 लाख रुपया पे करना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मैन्युफैक्चरर को इसमें से कितना पैसा मिलता है और सरकार टैक्स के रूप में कितना लेके जाती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 32 से 36 लाख, 40% का जीएसटी 12 से 14 लाख, रोड टैक्स 4 से 5 लाख, इंश्योरेंस 1 से 2 लाख, टीसीएस अराउंड 45,000, अदर चार्जेस 30 से 40 हजार, टोटल अराउंड 50 से 60 लाख। चलो देखते हैं इस गाड़ी को खरीदने में किसने कितना पैसा कमाया। कंपनी ओनर को मिला 40 से 50 हजार, डीलर को मिला अराउंड 1 लाख, पर सरकार ने टैक्स में कमाया 18 से 20 लाख। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आपने जो 60 लाख पे किया है, ये आपकी वो इनकम है जिसपे आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके थे। अपने इनकम पे टैक्स देने के बाद जो पैसे बच गए थे, उस बचे हुए पैसों से आपने ये फॉर्च्यूनर खरीदा जिसके ऊपर आपने 18 से 20 लाख रुपया और टैक्स दिया। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा कंपनी के ओनर ने नहीं कमाया, ना ही डीलर ने, सरकार ने कमाया। वहीं अगर ये फॉर्च्यूनर एक बिजनेस ओनर खरीदता तो वो इस कॉस्ट को एज अ बिजनेस एक्सपेंस शो करता और उसको टैक्स बेनिफिट मिल जाता। और ये टैक्स की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आपने गाड़ी तो खरीद लिया, अब बारी आती है पेट्रोल की। क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है, कस्टम ड्यूटी लगती है। रिफाइनरी में क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनाया जाता है, उसके बाद से उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लग जाती है। जब वो पेट्रोल पंप पे पहुंचता है, उसके बाद से उसके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स लग जाता है। और जब एक आम आदमी पेट्रोल भरवाने जाता है तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक अब तक जितना भी टैक्स लगा हुआ था उसकी वसूली आम आदमी से की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 रुपए का पेट्रोल भरवा रहे हो तो उसमें 50 से 60 रुपए सिर्फ टैक्स होता है। आम आदमी का एक और सपना, अपना खुद का घर खरीदना। लेकिन अब मुंबई जैसे शहर में अगर आप घर खरीदना चाहते हो तो आपको ये चीजें फेस करनी पड़ती है। स्टैम्प ड्यूटी 5 से 6%, रजिस्ट्रेशन चार्जेस 1% या मैक्सिमम 30,000, जीएसटी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी 5%, टीडीएस 1% ऑफ सेल्स वैल्यू, ब्रोकरेज 1 से 2%। 1 करोड़ का फ्लैट खरीदने में सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और जीएसटी में ही 10 से 15 लाख सरकार को चले गए, और एक आम आदमी रह जाता है लोन, ईएमआई, इंटरेस्ट, मेंटेनेंस चार्जेस भरते हुए। अमीर बिजनेसमैन के पास लीगली टैक्स बचाने के लिए, टैक्स प्लानिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं।
लेकिन एक मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉय के पास ज़्यादा कुछ खास ऑप्शन होता नहीं है। तो सिंपल सवाल इतना है कि हर कदम पे इतना ज़्यादा टैक्स भरने के बाद आखिर एक आम आदमी को मिलता क्या है। एपिसोड 4 में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जिसका जवाब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत दुखद भी। इस पूरी सीरीज की प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हो। सब्सक्राइब।